नमस्कार दोस्तों। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि आने वाले वीडियो के सीरीज में मैं पिग फार्मर या वैसे फार्मर जो सुअर पालन का काम कर रहे हैं या इस बारे में सोच रहे हैं उनके लिए एक पूरा सीरीज बनाकर कि किस प्रकार से पिग फार्मिंग किया जा सकता है इस बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। इसी क्रम में आज मैं पिग फार्मिंग से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं पिग फार्मिंग से संबंधित नस्लों के बारे में आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा कि किस प्रकार के नस्ल रखने चाहिए इंडिया के पर्सपेक्टिव में। इसके अलावा मैं मैनेजमेंट की भी बात करूंगा, वहां पर हाउसिंग मैनेजमेंट यानी कि आवास किस प्रकार के होने चाहिए, रिप्रोडक्टिव मैनेजमेंट यानी कि प्रजनन को किस प्रकार से मैनेज किया जा सकता है, उसकी प्रबंधन की जा सकती है, इस बारे में मैं डिस्कस करूंगा। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट यानी कि उनका खान पान किस प्रकार से हो, राशन किस प्रकार से हम डिसाइड करें, इस बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा हेल्थ मैनेजमेंट यानी उसके जानवर के स्वास्थ्य के ऊपर किस प्रकार से हम प्रबंधन कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आने वाली वीडियो में मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। इसके अलावा पिग फार्मिंग से रिलेटेड इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था किस प्रकार से हो, कितना पैसा डाला जाए उससे हमें कितना फायदा हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। एक और चीज़ मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आखिर यदि आप पिग फार्मिंग कर रहे हैं तो किस प्रकार से आप मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, या फिर जो आपके वयस्क पिग है उसको किस प्रकार से मार्केट कर सकते हैं आप। इस सारी चीज़ों के ऊपर मैं एक एक करके इस सीरीज में डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला पार्ट जो मेरे इस सीरीज का है वह है नस्ल का चुनाव, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं विदेशी नस्ल के बारे में आपसे बात करूंगा, क्योंकि इंडिया में विदेशी नस्ल काफ़ी ज़्यादा पाले जाते हैं। और फिर बाद के वीडियो में मैं देसी नस्ल के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि इंडिया में कुछ एक देसी नस्ल ऐसे हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। तो आज हम विदेशी नस्ल की बात करेंगे। 4 ब्रीड है जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पाली जाती है। उन चारों में से एक ब्रीड के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं यह डिस्कस करना चाहूँगा कि आखिर नस्ल के बारे में हमें या फिर एक किसान को क्यों मालूम होना चाहिए। एक पशुपालक को, चाहे वह किसी भी ब्रीड की किसी भी स्पीसीज का पालन कर रहे हैं, वह कैटल, बफलो, सीप, गोट या पिग, किसी भी ब्रीड की फार्मिंग कर रहे हो, किसी भी स्पीसीज की फार्मिंग कर रहे हो, उन्हें नस्ल के बारे में जानकारी क्यों होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कुछ एक पॉइंट है जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि यदि आपके पास नस्लों की अच्छी जानकारी होगी तो आप अपने फायदों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो, आप बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हो। तो सबसे पहला जो कारण है वह है, यदि आपको नस्ल के बारे में मालूम होगा तो आप किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी से बच सकते हैं। यहाँ पर जब भी आप एनिमल परचेज करने के लिए जाएंगे तो कुछ लोग जो कि एनिमल बेचने के बिजनेस में हैं, वो कभी कभी आपको दूसरे नस्ल के एनिमल को देकर बताएंगे कि आप जिस भी नस्ल के एनिमल को लेने की कोशिश कर रहे हो वो यही है, ये जो मैं बेच रहा हूँ वो बिल्कुल वही नस्ल है जो आप खरीदना चाह रहे हैं, प्योर ब्रीड है ये। इस तरीके से आपको बोलकर आप दूसरे नस्ल के एनिमल भी बेच सकते हैं। तो आप वहाँ पर आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है, ठगी हो सकता है। तो यदि आपको नस्लों के बारे में नॉलेज होगा, एक बेसिक आइडिया होगा कि यह नस्ल इस प्रकार का दिखता है, तो इस प्रकार के धोखाधड़ी से बच सकते हैं। यदि आप धोखाधड़ी के शिकार हो गए तो आपके जो मीट का जो क्वालिटी होगा, आप यदि पिग की रियरिंग कर रहे हैं तो उसकी जो मीट का क्वालिटी होगा वह अच्छा नहीं आएगा। मान ले कि यदि आप लार्ज वाइट यॉर्कशायर पिग की सुअर का पालन करना चाह रहे हैं और उसकी जगह पर कोई दूसरा ब्रीड आपको दे दिया गया, तो उसकी मीट की क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होगा। इसकी वजह से आपको मार्केट नहीं मिल पाएगा और ना ही आपको रेट मिल पाएगा, आपको उस पिग की कीमत नहीं मिल पाएगी, तो आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि शुरुआत में ही आपको नस्ल के बारे में जानकारी होता है तो इस तरह के किसी भी धोखाधड़ी से आप बच पाएंगे।
यदि अच्छे नस्ल के जानवर है तो वहां पर आपके जो लिटर साइज होंगे, यानी कि जो मादा सुअर होती हैं, वो काफ़ी सारे बच्चे देते हैं। लगभग 12, 14, 16 तक भी एक बार में बच्चे देते हैं। उन्हें हम पिगलेट बोलते हैं। तो जो लिटर साइज है, पिगलेट की संख्या है, वह अच्छे नस्लों में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। यदि गलती से या फिर ठगी का शिकार होकर यदि आपने प्योर नस्ल का सुअर नहीं खरीदा है तो यहाँ पर आपको भारी नुकसान होगा, क्योंकि एक पिगलेट जो है, यदि आप उसे वयस्क करते हैं तो एक वयस्क पिग की कीमत 20,000, 25,000 तक भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। इसके अलावा यदि आप अच्छे नस्ल के जानवर को अपने फार्म पर रखते हैं तो जो मादाएं होती हैं अच्छे नस्ल की, उनकी मदरिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छा होता है। उनकी मदरिंग एबिलिटी कहने का मतलब है कि मातृत्व क्षमता, उनके दूध का उत्पादन उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यदि मादाओं से 12, 14, 16 बच्चे आ रहे हैं, इतने पिगलेट आ रहे हैं, तो सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, सभी बच्चे वयस्क अवस्था तक पहुंच पाएंगे। यदि मदरिंग एबिलिटी अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है कि 12-14 बच्चे तो मादाओं से आ जाए, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच्चे, 5-6 बच्चों की मृत्यु हो जाए, क्योंकि एनिमल की मदरिंग एबिलिटी, अपने बच्चों को संभाल कर रखना, उन्हें दूध पिलाना, इन सारी चीज़ों में कमियां होने की वजह से कई सारे बच्चों की डेथ हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए आपको नस्लों की जानकारी होनी चाहिए। जब आप नस्ल को पहचान पाएंगे तभी आप ऐसे जानवर को रख पाएंगे जिनकी मदरिंग एबिलिटी ज़्यादा होंगी, ज़्यादा बच्चे आएंगे और वो सारे के सारे बच्चे अपने वयस्क अवस्था तक जाएंगे, आप उसे बेच पाएंगे। इसके अलावा यदि आपने अच्छे नस्ल के जानवर रखे तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होंगी। ग्रोथ अच्छी होंगी, वो कम खाएंगे और ज़्यादा वेट गेन करेंगे। उनका जो फीड कन्वर्जन रेशियो होगा वह ज़्यादा होगा। तो इस वजह से आपको नस्लों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपको मालूम है कि मैं जिस एनिमल को रख रहा हूं वह इस पार्टिकुलर नस्ल का है, तो आपको प्रबंधन में भी काफ़ी सहायता मिलेगा। आप क्योंकि किसी पार्टिकुलर नस्ल के जानवरों में किसी पार्टिकुलर टाइप की बीमारियां होती है या नहीं होती है, उसकी हाउसिंग भी आप पार्टिकुलर टाइप के कर सकते हैं। साथ ही साथ जो खान पान का जो व्यवस्था होता है वह भी नस्ल के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो आपके प्रबंधन में आपको काफ़ी सहायता मिलने वाली है यदि आप अच्छे नस्ल के जानवर पहचान कर अपने फार्म पर लेकर आएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले मैं विदेशी नस्लों की बात करूंगा पिग के केस में। तो इंडिया में 4 नस्ल जो है वह मुख्यतः पाले जाते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है वह है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, या फिर इसे यॉर्कशायर पिग भी बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम है इंग्लिश लार्ज व्हाइट। तो यह पहला नस्ल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लैंडरेस ब्रीड है, लैंडरेस नस्ल है, यह भी इंडिया में काफ़ी प्रचलित है। इसके अलावा हैम्पशायर और डुरॉक, यह भी ब्रीड, यह भी नस्ल महत्वपूर्ण है इंडियन कंडीशन में। तो आज मैं बात करूंगा लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर की। आने वाले वीडियोस में मैं लैंडरेस, हैम्पशायर और ड्यूरोक की भी बात करूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर की। तो यह जो ब्रीड है यह ओरिजिनली इंग्लैंड की ब्रीड है। इसकी उत्पत्ति जो हुई है वह इंग्लैंड में हुई है और इंग्लैंड से यह ब्रीड निकलकर दुनिया के कोने कोने में फैल गया और आज के समय में यह ब्रीड वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाली जाने वाली पिग की ब्रीड है। इस ब्रीड की खासियत यह है, इस नस्ल की खासियत यह है कि यह बहुत ही हर तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन में रह सकता है। क्लाइमेट रेसिस्टेंट है यह ब्रीड, यानी कहने का मतलब है कि रफ एंड टफ ब्रीड बोल सकते हैं आप इसे। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर तरीके के मौसम में यह सस्टेन कर लेता है, बॉडी वेट का गेन करता रहता है। तो किसानों के लिए यह ब्रीड काफ़ी उपयोगी है। इसकी जो मीट क्वालिटी है वह एक्सेलेंट होता है, बहुत ही अच्छा मीट क्वालिटी होता है। बाजार में इसकी काफ़ी डिमांड है, आपको अच्छी कीमत मिलेंगी। इसके अलावा जो मादाएं होती हैं उसकी जो मदरिंग एबिलिटी होता है वह भी काफ़ी अच्छा होता है। यह ज़्यादा दूध का उत्पादन करती हैं अपने बच्चों के लिए और साथ ही साथ उसका केयर भी करती है अपने बच्चों का। इनके जो लिटर साइज होते हैं वह भी काफ़ी ज़्यादा होता है।
लगभग 14 तक यह बच्चे दे देते हैं। इवन 16 तक भी नंबर में आ जाते हैं, 16-18 तक भी यह कुछ एक्सेप्शनल केस में इतने इतने बच्चे भी यह प्रोड्यूस करते हैं। इस ब्रीड को यूज किया गया है, इस नस्ल को दुनिया के कई भागों में क्रॉस ब्रीडिंग के लिए यूज किया गया है। वहाँ के जो देसी नस्ल है, दुनिया के डिफरेंट भाग में जो देसी नस्ल है जिनकी उपयोगिता इतना ज़्यादा नहीं है, तो उनके नस्ल को सुधारने के लिए इस ब्रीड को, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर को काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया है। तो दोस्तों आइए अब हम अपने जो बेसिक हमारा लेक्चर है उसके ऊपर आ जाते हैं कि पहचान किस प्रकार से किया जाए। तो पहचान करने की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो यदि आप एडल्ट एनिमल ले रहे हैं तो आगे जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो भी पॉइंट बताने वाला हूँ, उन पॉइंट को यदि आप ध्यान में रखोगे तो एडल्ट एनिमल को तो आप 100% पहचान लोगे कि यह लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है। लेकिन दिक्कत आती है जब हम छोटे बच्चे को लेते हैं, जब हम पिगलेट को खरीदते हैं कि उसे हम वयस्क करेंगे और उससे बच्चे को पैदा करेंगे, तो वहाँ पर गलतियाँ होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, पिगलेट होते हैं, उनमें सारे कैरेक्टर निकल कर बाहर नहीं आते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक ट्रिक देना चाहूँगा। इस चीज़ को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप असली जानवर को, प्योर एनिमल को खरीद कर अपने घर पर लेकर जाएंगे, अपने फार्म पर लेकर जाएंगे। ट्रिक यह है कि जब भी आप बच्चों को खरीदो तो आप जिस भी मीडिएटर है या फिर जो बीच में जो जानवरों को बेचने का काम करते हैं, उससे यह जिद करो कि ये भी जो भी बच्चे मुझे दे रहे हैं उनके मैं माता पिता को देखूंगा, उनके फादर मदर कौन है उसे मैं देखूंगा, तभी मैं एनिमल को परचेज करूंगा। क्योंकि जब भी आप माँ बाप को देखेंगे तो उसके कैरेक्टर को देखकर आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये जो कैरेक्टर है वह लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर का ही है, और इस वजह से ये जो बच्चे आ रहे हैं वह भी लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर ही होगा। तो माँ बाप को जरूर देखिए यदि आप बच्चे खरीद रहे हो। यदि वयस्क खरीद रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जो मैं पॉइंट अभी बताने वाला हूँ उन पॉइंट को देखकर आप तुरंत वयस्क को पहचान लोगे कि यह लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है। बच्चे को यदि खरीद रहे हैं तो उसके वयस्क को देखो, उसके माँ बाप को देखो, ताकि उसे देखने के बाद आपको आइडिया लग जाए कि ये बच्चे सही है, इसी नस्ल के हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पहचान है इस ब्रीड की, वह है, इसके नाम में ही छिपा हुआ है, वह है लार्ज। यह ब्रीड काफ़ी लार्ज साइज की होती है। और यदि हम वयस्क नर की बात करें तो जो वयस्क एडल्ट मेल होते हैं उसकी वजन लगभग 350 केजी तक होता है, और जो वयस्क मादा है, एडल्ट फीमेल है, उसका वजन 260 केजी तक जाता है। तो यह जो नस्ल है अन्य पिग के नस्लों के कंपैरिजन में काफ़ी लार्ज साइज के होते हैं, इसलिए इसका नाम है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। और जो दूसरा पहचान है वह भी इसके नाम में ही छिपा हुआ है कि यह वाइट होते हैं, बिल्कुल वाइट दिखेंगे ये जानवर। इसमें थोड़ा सा पिंकिश या फिर गुलाबी एक रंग आप देख सकते हैं, वाइट के साथ हल्का गुलाबी भी हो सकते हैं ये, लेकिन इनके शरीर पर कहीं भी एक भी ब्लैक हेयर नहीं दिखेगा, काला बाल इनके शरीर के ऊपर नहीं दिखेगा। यदि एक बाल भी आपको काला दिख जाता है तो आप समझ ले कि इसमें मिलावट है, यह प्योर नस्ल का जानवर नहीं है। तो यह दो महत्वपूर्ण पहचान है। इसके अलावा 4-5 और चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसे देखकर आप इस नस्ल में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। जो तीसरा कैरेक्टर है वह है इसके इरेक्ट ईयर। इसके जो कान हैं वह बिल्कुल खड़े होते हैं, जैसा कि आप साथ में लगाए गए फोटोग्राफ में भी आप देख पाओगे। इनके कान खड़े होते हैं और थोड़ा पिंकिश से होंगे। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वह है कि इनका बॉडी काफ़ी मस्कुलर होता है, काफ़ी मसली होता है, लगता है जैसे कि बॉडी बिल्डर टाइप का कोई पिग आ गया है आपके सामने। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, वह है डिश फेस्ड। इसका फेस जो होता है वो डिश शेप का होता है। इसे मैं यहाँ पर समझाऊंगा, आप फोटोग्राफ में भी देख रहे हैं कि डिश कहने का मतलब है थाली, कोई बर्तन। कोई भी बर्तन में आप पाओगे कि उसका जो बीच का हिस्सा होता है वह थोड़ा गहरा होता है, और जो साइड वाला हिस्सा होता है वह थोड़ा उभरा होता है, यानी कि कहने का मतलब है कनकेव होता है, ऐसे धंसा हुआ सा। तो इसकी फेस को देखोगे, जो कि मैंने एरो मार्क से दिखा रखा है, इसके फेस को देखोगे तो वो भी थोड़ा जो फेस है वो धंसा हुआ सा नजर आएगा। तो इसीलिए इसे
डिस्ड फेस कहते हैं। इसका फेस डिस्ड होता है, डिश शेप का होता है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वह है कि इनकी टांगे काफी स्ट्रांग और लंबी होती है। दूसरे जो ब्रीड होंगे, जो दूसरे नस्ल होंगे, उनके कंपैरिजन में इनकी टांगे मजबूत होती हैं और काफी लंबे होते हैं। इनकी गर्दन की बात की जाए तो इनका जो गर्दन होता है वह शरीर के साथ मिला हुआ होता है। उसका गर्दन आप अलग से नहीं देख पाओगे, पहचान पाओगे कि ये इसका गर्दन का हिस्सा है। वह बिल्कुल उतना ही मोटा होता है जैसा कि इसके पीछे का शोल्डर वाला हिस्सा होता है। तो आप इसके गर्दन जो है इसके शरीर के साथ, मेन शरीर के साथ मिले हुए होंगे। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वह है उसका जबड़ा। उसका जबड़ा या थथुना को यदि आप देखेंगे तो जो ऊपर का जबड़ा या थथुना है वह थोड़ा आगे की तरफ निकला होगा, जो कि आप फोटोग्राफ में भी देख पाएंगे जो मैंने लगाया है इसके साथ। नीचे वाला जो जबड़ा है वह थोड़ा पीछे होता है कंपैरेटिवली। तो इसे भी आप जरूर ध्यान दें कि जो आपका ऊपर का थथुना है वह आगे की तरफ होना चाहिए। इसके अलावा एक और पॉइंट है, यदि आप फीमेल को देख रहे हैं तो फीमेल में लगभग 14 निप्पल होनी चाहिए। वह इसकी एक पहचान है। तो दोस्तों ये कुछ एक पॉइंट थे जिसे देखते हुए, जिसको आप यदि ध्यान में रखें तो यहाँ पर आप बिल्कुल सही ब्रीड की पहचान करके आप अच्छे जानवर अपने फार्म पर लेकर जाएंगे। अगली वीडियो में हम एक दूसरे नस्ल जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पाला जाता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कुछ देसी नस्ल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे किसी किसान भाई को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखो। जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊँगा तो जहाँ पर भी उसका सॉल्यूशन देना होगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। और अन्य दोस्तों के साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पिग फार्मर के साथ शेयर करें ताकि वह मेरे साथ कनेक्ट हो सके। उनकी कोई भी शंका हो तो मैं उस शंका को बिल्कुल फ्री में दूर करने की भरसक कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक